आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक ऐसी पेंटिंग की कहानी है जो मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है बल्कि ये कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली, सबसे ज़्यादा जिसे लोग जानते हैं, ये वो इकलौती पेंटिंग है। आप सभी की नज़रों से भी ये पेंटिंग कभी ना कभी गुजरी होगी। मोनालिसा की पेंटिंग, एक ऐसी पेंटिंग जिसकी मुस्कान आज भी एक रहस्य है। सिर्फ एक पेंटिंग के मुस्कान पे इतना रिसर्च हुआ कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और इस पेंटिंग की खासियत यह है, इसकी मुस्कान की, ये कहते हैं कि इस पेंटिंग को जब आप देखें, आप जिस कोने से देखेंगे इसकी मुस्कान अलग तरह की नज़र आएगी। ये मोनालिसा की पेंटिंग की खासियत है। अलग अलग एंगल में, अलग अलग कोने से इसकी मुस्कान दिखाई देती है। कहीं से ज़्यादा मुस्कान दिखाई देती है, कहीं से थोड़ी कम मुस्कान या मुस्कुराहट दिखाई देती है। और कुछ एंगल से देखने पे धीरे धीरे पूरी मुस्कान ही फीकी पड़ने लगती है, मतलब नज़र ही नहीं आती। और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको फिर मुस्कुराता हुआ नज़र ही नहीं आता है। ये मुस्कुराहट एक तरह से ख़त्म हो जाती है। ये इस पेंटिंग की खासियत है कि आप इसको जिस एंगल से, जिस कोने से देखेंगे, इसकी मुस्कुराहट की तस्वीरें अलग अलग नज़र आएंगी। कहते ये हैं कि इस पेंटिंग के सिर्फ लिप्स यानी होंठ बनाने में उस पेंटर को 12 साल लगे थे। और ये पूरी पेंटिंग करीब 14 साल में तैयार हुई थी। लेकिन 14 साल में से 12 साल सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग के लिप्स को बनाने में लगे थे। उस पेंटर की मेहनत थी ये, और तब जाकर ये कहीं पेंटिंग तैयार हुई। हालांकि ये पेंटिंग जब बनी, उसके बाद बड़े बड़े मतलब राजाओं के, यहाँ तक कि नेपोलियन के बेडरूम में और महलों में इस पेंटिंग ने शोभा बढ़ाई। लेकिन इस पेंटिंग, ये सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो इसकी चोरी के बाद, जब ये चोरी हुई पेंटिंग 1911 में, तो दुनिया के हर अखबार, हर मैगज़ीन में फ्रंट पेज पे मोनालिसा की तस्वीर छपी थी। और तब इस पेंटिंग को ज़्यादा मकबूलियत मिली, ज़्यादा ये सुर्खियों में रही। कहते हैं कि आज के दौर में अभी इस वक्त इस पेंटिंग की कीमत करीब 50,000 करोड़ यानी 50 अरब रुपए है। 50,000 करोड़ 50 अरब रुपए इस पेंटिंग की कीमत है। हालांकि ये पेंटिंग इस वक्त एक म्यूज़ियम में है और उसी म्यूज़ियम से ये पेंटिंग चोरी हुई। लेकिन ये चोरी और इसकी पूरी कहानी आपको बताऊं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मोनालिसा की पेंटिंग है क्या और मोनालिसा का मतलब क्या है। कहते हैं मोनालिसा का मतलब माय लॉर्ड है। ये पेंटिंग किसने बनाई, कब बनी, कहाँ बनी, पहले ये कहानी, उसके बाद इसकी चोरी की अजीब दास्तान। इस पेंटिंग को लेकर एक और भी चीज़ है कि इस पेंटिंग की वजह से, सिर्फ मोनालिसा की इस पेंटिंग की वजह से, दो देश आपस में कई बार झगड़े कि ये पेंटिंग पे हमारा हक है। इटली ने कहा हमारा हक है, फ्रांस ने कहा हमारा हक है, और इन दोनों में लड़ाई हुई एक पेंटिंग की वजह से। तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। कहते हैं करीब 500 साल पहले इटली में एक सिल्क का व्यापारी था जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, और वो चाहता था कि उसकी बीवी की एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई जाए। और उस वक्त इटली में जो मोनालिसा का असली पेंटर है, लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा की ये पेंटिंग बनाई, तो लियोनार्डो डा विंची उस वक्त मशहूर नहीं थे और अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो सिल्क का व्यापारी बिजनेसमैन था, उसने विंची को अपनी बीवी की पेंटिंग बनाने के लिए कहा। उसके बाद ये पेंटिंग बनाना शुरू किया, और जब उसने पेंटिंग बनाई, हालांकि कंप्लीट नहीं हुई थी, तब विंची ने इस पेंटिंग का पहली बार जो नाम रखा था वो था जियोकोंडा, ला जियोकोंडा। ये उस पेंटिंग का नाम था। धीरे धीरे पेंटिंग का फिर नाम बदलता गया और आखिर में आप सभी जानते हैं कि मोनालिसा इसका नाम पड़ा। कहते हैं कि ये पेंटिंग 1503 में बनाया गया था, लेकिन पेंटिंग तैयार हुई 1517 में, मतलब 14 साल का अरसा लगा। इसके बारे में, पेंटिंग के बारे में ये भी है कि जो सिल्क का बिजनेसमैन था जिसने विंची से ये पेंटिंग बनवाई, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस पेंटिंग की कीमत दे सके, और इसीलिए बाद में विंची इस पेंटिंग को लेकर इटली से अपने साथ फ्रांस चला गया। फ्रांस में धीरे धीरे वो थोड़ा सा मशहूर हुआ, उसके बहुत सारे शिष्य भी आए, और विंची के बाद ये पेंटिंग
उसके अपने शागिर्दों ने रख लिया। इसके बाद फिर ये पेंटिंग धीरे धीरे फ्रांस के जो राजा फ्रांसिस थे प्रथम, सबसे पहले इस पेंटिंग को ख़रीदा। इसके बाद राजा लुई ने इसे वर्सेल्स के महल में लगवाया। फिर फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके बाद नेपोलियन ने इसको अपने बेडरूम में लगवाया। और इन सब से होते 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 आखिरकार ये पेंटिंग मोनालिसा की बाद में लुव्र म्यूज़ियम में रखा गया, जो फ्रांस में ही है। तो पेंटिंग की कहानी ये है कि किस तरीके से बनते बनते और फिर ये म्यूज़ियम तक पहुंचा। अब इसी म्यूज़ियम से इस पेंटिंग के चोरी होने की कहानी शुरू होती है। असल में जिस म्यूज़ियम में ये रखा गया उस वक्त इस पेंटिंग की उतनी अहमियत को समझा नहीं गया था। तो म्यूज़ियम में जिस दीवार पे था उस दीवार पे पेंटिंग को ठीक से चिपकाया तक नहीं गया था, इवन इसको फ्रेम में नहीं रखा गया था, और बस यूं ही एक म्यूज़ियम में ये पेंटिंग रखी हुई थी और आसानी से कोई भी इसे चुरा सकता था। इसी दौरान 1911 में 21 अगस्त 1911 31 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग इसी लुव्र म्यूज़ियम, जो कि पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल में, वहाँ से गायब हो गया। लेकिन कमाल ये था कि गायब होने के अगले 24 घंटे तक किसी को पता ही नहीं था कि ये पेंटिंग मोनालिसा की म्यूज़ियम से चोरी हो गई है। 24 घंटे बाद एक स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है जो मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर स्केच बनाना चाहता था। तो जब जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी गई थी वहाँ पहुँचता है तो देखता है दीवार खाली है, पेंटिंग है नहीं। तब वो म्यूज़ियम के जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे उनको बताता है कि ये पेंटिंग कहाँ है। उसे लगता कि शायद उसे कहीं रख दिया गया हो, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, तब उनके हाथ पैर फूलते हैं। और इसके बाद 21 अगस्त 1911 की ये बात है, धीरे धीरे बात फैलती है। उसके बाद पता चलता है कि पेंटिंग तो गायब हो गई, चोरी हो गई। तब ये जब खबर फैलती है तो न सिर्फ पेरिस बल्कि पूरी दुनिया में मोनालिसा की इस पेंटिंग की चोरी होने की खबर हर अखबार के पहले पन्ने पे सुर्खियाँ बनती है। और इसके बाद कई दिनों तक इसी को लेकर बात होती रहती है। तलाश शुरू होती है लेकिन चोर नहीं मिलता। पूरे पेरिस में हर जगह ढूंढा जाता है कि कहीं से मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। इवन उस वक्त के जो मशहूर पेंटर, अपने आप में एक वेंदती जिसे हम कहते हैं, पाब्लो पिकासो, उन तक पे ये शक किया गया और इल्ज़ाम लगा कि मोनालिसा की पेंटिंग शायद पिकासो ने चुराई है। और पिकासो पे न सिर्फ शक के घेरे में बल्कि पूरी तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पिकासो का इसमें कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से कुछ और दूसरे चोरों के बड़े बड़े ऐसे जो आर्ट और इसके शौकीन थे, और चूँकि ये मोनालिसा की पेंटिंग इतनी अहमियत रखती थी, उन लोगों तक की तफ्तीश हुई। मतलब फ्रेंच पुलिस एक मोनालिसा की तस्वीर के लिए अंधाधुंध इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन चोरों का पता नहीं चल रहा था कि आखिर किसने चुराया, क्यों चुराया। और इस पेंटिंग का गायब होना उनके लिए बड़ी शर्म की बात थी। यहाँ तक कि एक हफ्ते तक इस म्यूज़ियम को, लुव्र जो म्यूज़ियम था पेरिस का, उसको बंद करके रखा गया, सिर्फ इसलिए कि एक तो सदमा और दूसरा इंटरनेशनल पूरी मीडिया और जिस तरीके से इस खबर को बनाया गया और जिस तरीके से लगातार तस्वीरें छपी। कहते हैं पहली बार शायद 500 साल के इतिहास में जब से ये पेंटिंग बनी थी, 1911 में ही मोनालिसा की ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा मशहूर हुई चोरी होने के बाद, क्योंकि लगातार अखबारों में, मैगज़ीन में, हर जगह बस मोनालिसा की तस्वीर छप रही थी। फिर उससे जुड़ी हुई सारी इतिहास की कहानियाँ छप रही थी। अब तफ्तीश जारी थी, पेंटिंग का पता नहीं चल रहा था। 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद ये तस्वीर, पेंटिंग और वो चोर दोनों का पता चलता है। और 2 साल के बाद वापस मोनालिसा की ये तस्वीर इसी पेरिस के लुव्र म्यूज़ियम में लाकर रखी जाती है। अब सवाल ये था, चोरी किसने की, क्यों की, कौन था, कैसे पकड़ा गया। तो पूरी कहानी ये थी कि इसी म्यूज़ियम में विंसेंजो नाम का एक मुलाजिम काम करता था, जो उसी म्यूज़ियम में काम करता था। और मोनालिसा की ये जो पेंटिंग थी, ये पेंटिंग ओरिजिनल उसी तरह से कागज़ में, न इसको फ्रेम किया गया था, ना दीवार पे चिपकाया गया था, बल्कि यूं ही किसी सहारे के ज़रिए रखा गया था। और प्लान यही था कि इसको बाद में कांच के फ्रेम में करके और उसको म्यूज़ियम में उसको ढंग से रखा जाएगा। तो विंसेंजो जो था ये उसी म्यूज़ियम में कांच का फ्रेम बना रहा था।
और इसका पहला भी काम ये था, कई इसने ऐसे फ्रेम बनाए थे जो म्यूज़ियम में जिनकी तस्वीरें, पेंटिंग्स रखी जाती थी। तो विंसेंजो की जिम्मेदारी थी मोनालिसा की तस्वीर को कांच के फ्रेम में जड़ने की, और ये वो काम कर रहा था। एक दिन काम खत्म करने के बाद विंसेंजो म्यूज़ियम जब बंद होने का वक्त आया तो बाहर नहीं निकला, बल्कि वो म्यूज़ियम में ही एक अलमारी के पीछे जाकर खुद को छुपा लिया। इसके बाद म्यूज़ियम बंद हो जाता है, लोग चले जाते हैं, वो बाहर आता है और फिर वहाँ से मोनालिसा की जो तस्वीर है पेपर पे, वो उठाता है, उसे मोड़ता है और फिर सुबह होने से पहले पिछले दरवाजे से इस म्यूज़ियम की गैलरी से बाहर निकल जाता है और तस्वीर को अपने साथ मोड़ कर छुपा कर ले गया। सोचिए, जिस मोनालिसा की तस्वीर की कीमत इस वक्त मैंने आपको बताया 50 अरब रुपए, 50,000 करोड़ रुपीज़ है, उसको विंसेंजो नाम का एक फ्रेम बनाने वाला मुलाजिम मोड़ कर कागज़ को ओरिजिनल और लेके वहाँ से निकल जाता है। पूरी फ्रेंच पुलिस तफ्तीश करती रहती है, 2 साल तक वो हाथ नहीं आता, बल्कि 24 घंटे के बाद पहली बार पता चलता है जब अगले दिन मैंने आपको बताया कि स्केच बनाने वाला एक आर्टिस्ट वहाँ पहुँचता है और उसके बाद वो ढूंढता है। 2 साल के बाद भी ये किसी पुलिस या किसी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की वजह से मोनालिसा की तस्वीर बरामद नहीं होती, बल्कि एक इत्तेफाक होता है और एक आर्ट गैलरी के मालिक की मदद होती है, जिसकी वजह से ये तस्वीर बरामद होती है। असल में होता ये है कि फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक लेटर आता है, फ्लोरेंस में रहने वाला, और वो लेटर लिखने वाला लिखता है कि मेरे पास मोनालिसा की ओरिजिनल तस्वीर है, वो पेंटिंग है, और मैं आपको बेचना चाहता हूँ, आप इसकी कीमत बताओ। चूँकि 2 साल में इस मोनालिसा की चोरी हुई पेंटिंग के बारे में पूरी दुनिया में खबर थी, तो फ्लोरेंस के इस आर्ट डीलर को भी इसके बारे में जानकारी थी। उसने उस लेटर का जवाब दिया, उसने बोला ठीक है, मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, मुँह मांगी कीमत दूंगा, आपको जितने पैसे चाहिए, लेकिन ख़रीदने से पहले मैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि ओरिजिनल पेंटिंग है या नहीं है, तो इसके लिए आपको मुझे ओरिजिनल पेंटिंग दिखानी होगी। जो चोर था विंसेंट, वो उसका लेटर का जवाब पाकर खुश हो गया। उसके बाद तय होता है, वो आता है उस आर्ट डीलर के पास और वो पेंटिंग दिखाता है। पेंटिंग की जांच होती है, पता चलता है हाँ ये वही है जो लुव्र म्यूज़ियम पेरिस से चोरी हुई थी। जो आर्ट डीलर था वो ईमानदार था और उसे इस पेंटिंग की कीमत और उसकी अहमियत का भी एहसास था। उसने फ़ौरन पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस की टीम पहुंची, विंसेंट को रंगे हाथों पकड़ा गया और मोनालिसा की ये तस्वीर वापस ले जाकर उसी पेरिस के लुव्र म्यूज़ियम में रखा गया। लेकिन इस बार इस तरीके और करीने से रखा गया, ये 1913 की बात है, कि उस म्यूज़ियम के लोगों को भी एहसास हो गया था कि इस मोनालिसा की पेंटिंग की अहमियत है क्या और इसकी कीमत है क्या। बाद में विंसेंट ने बताया कि उसने चोरी क्यों की, ये 2 रीज़न। और उसने कहा कि जब मैं म्यूज़ियम में गया और फ्रेम बनाने लगा, और मैं उससे पहले भी रखा हुआ था मोनालिसा की तस्वीर पेंटिंग, तो पता नहीं क्यों मैं जब भी देखता था मुझे उस तस्वीर से और उस तस्वीर में बनी हुई जो पेंटिंग है उससे प्यार हो गया। ख़ासतौर पर उसकी मुस्कुराहट से मुझे प्यार हो गया। मैं जिस एंगल, जिस कोने से देखता, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सारी चीज़ें मुझे प्यार हो गया और मैं इस तस्वीर को किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता था। एक दूसरा, उसने कहा कि इस मोनालिसा की पेंटिंग और तस्वीर पर असल किसी का हक है तो वो इटली का है, क्योंकि इसे जो विंची ने बनाया था, जिस पेंटर ने, वो इटली का था। बेशक बाद में वो इटली से फ्रांस आया और फ्रांस में फिर ये पेंटिंग फ्रांस के ही पास रह गया, लेकिन उसका कहना था कि ये इटली की धरोहर है, इटली की शान है। तो इस पेंटिंग को मैं इसलिए इटली में ही बेचना चाह रहा था ताकि ये इटली के ही किसी शख्स के पास हो और इटली में इस पेंटिंग को रखा जाए, न कि फ्रांस में, क्योंकि इस पेंटिंग पे इटली का हक है। इससे पहले इटली के एक और कवि थे जो बहुत फेमस, अपोलिनियर। पुलिस ने तब पकड़ा था। अपोलिनियर ने अपनी एक कविता में इस लुव्र म्यूज़ियम को बाकायदा आग लगा देने की बात कही थी, इसलिए सिर्फ क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग वहाँ कैद है, वहाँ रखी हुई, जबकि ये इटली की धरोहर है। तो उनका भी ये कहना था कि इसको इटली वापस लाया जाए और इटली में ही रखा जाए। तो इटली और फ्रांस, इन दोनों में मोनालिसा की पेंटिंग को लेके हमेशा एक विवाद, एक झगड़ा रहा। लेकिन खैर, उस चोर को पकड़े जाने के बाद
पेंटिंग वापस मिली, पेंटिंग वहीं रखी गई। अदालत ने विंसेंट को मोनालिसा की इस तस्वीर को चुराने के लिए, जिसकी कीमत इस वक्त 50,000 करोड़ रुपए, 50 अरब रुपए हैं, 50 अरब, 7 महीने की सज़ा सुनाई थी। मोनालिसा की पेंटिंग को चुराने के लिए, 2 साल तक ज़माने से छुपा कर रखने के लिए, दुनिया की सबसे महंगी और कीमती पेंटिंग को चुराने के लिए जो सज़ा दी गई उस वक्त, वो थी 7 महीने की सज़ा। 7 महीने बाद वो आज़ाद हो गया। लेकिन विंसेंट की चोरी के बाद लुव्र म्यूज़ियम को ये समझ में आया कि इस पेंटिंग की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। उसके बाद से वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई। और आपको ये बताऊं कि आज भी मोनालिसा की इस पेंटिंग को उस म्यूज़ियम में देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। बल्कि जब 2 साल तक मोनालिसा की वो पेंटिंग नहीं मिली थी, तब इसकी खबर इतनी फैली थी कि लोग उस खाली दीवार पे, जहाँ पे ये पेपर यूं ही रखा गया था, जो पेंटिंग रखी गई थी मोनालिसा की, उस खाली दीवार को घूरने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ पे मोनालिसा की ये पेंटिंग हुआ करती थी, हज़ारों लोग डेली उस म्यूज़ियम में आते थे। जब चोरी के 1 हफ्ते बाद दोबारा म्यूज़ियम खुला, सिर्फ इसलिए कि मोनालिसा की तस्वीर यहाँ रखी थी इस म्यूज़ियम में। तो जब वो बरामद हुई, उसके बाद फिर उसको ढंग से, तमाम कायदे से, सलीके से रखा गया। और आज भी मोनालिसा की उस पेंटिंग को देखने के लिए लाखों लोग पूरी दुनिया से वहाँ पहुँचते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग की चोरी की कहानी, जिसके चुराने के सिर्फ 2 मकसद से, एक वो उसे प्यार हो गया था और दूसरा वो उसे इटली की धरोहर समझता था। और कमाल ये है कि मोनालिसा की इस पेंटिंग के लिए एक दूसरे, मतलब दुनिया के जाने माने पिकासो, उन तक पे शक किया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन फिर उन्हें बाद में इस शक के दायरे से बाहर कर दिया गया, क्योंकि चोर कोई और निकला, चोर मामूली निकला। पर शुक्र ये है कि इस मोनालिसा की इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कहते हैं दुनिया में इससे ज़्यादा, एक ब्रिटेन के किसी उसने सर्वे किया था और उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसे पहचानी जाने वाली पेंटिंग मोनालिसा की ही पेंटिंग है, और किसी की नहीं है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार देखा होगा। उसकी ये पूरी कहानी थी। तो इस कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।